हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तुलियारिस ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, रीड साइकोलॉजी की जो अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है अधिगम की कठिनाइयाँ। अधिगम में किस प्रकार की कठिनाइयाँ आ सकती हैं और विशेषतः जो संबंधित है बालक से। अधिगम की निर्योग्यताएं हैं वो भी इसी में अपने देखने की कोशिश करने वाले हैं दोस्तों, और देखेंगे पिछली परीक्षाओं में भी किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। तो काफ़ी टेक्निकल टॉपिक है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, तो इसको पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिएगा दोस्तों। सबसे पहला जो हमारा प्रश्न आता है वो है अधिगम अशक्तता वाले बालक जो हैं वो कम बुद्धि रखते हैं, वो मानसिक विकास नहीं होता है उनका, दृश्य शब्दों को आसानी से समझ और सीख सकते हैं, एक समान दिखने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम हो जाता है। अब यहाँ आपको बताना है कि अधिगम अक्षमता या अशक्तता वाले जो बालक हैं उनकी विशेषता क्या है, उनमें से कौन सा इनसे संबंधित है। क्या उनकी बुद्धि कम होती है, क्या उनका मानसिक विकास नहीं होता है, दृश्य शब्दों को आसानी से समझ और सीख सकते हैं, या फिर एक समान दिखने वाले अक्षरों और वर्णों में उनको भ्रम हो जाता है। क्या है दोस्तों सही आंसर? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 4, उन्हें एक समान दिखने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम हो जाता है दोस्तों, इसीलिए उनको समस्या हो जाती है। जैसे कई बार W और M में भी हो जाता है दोस्तों। तो इस प्रकार की अगर कोई समस्या है तो वो अधिगम अशक्तता में आती है। अगले प्रश्न को देखिएगा दोस्तों, निम्न में से किसके अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। प्रश्न ध्यान से देखिएगा, किसके अतिरिक्त यानी इनमें से कौन सा है जिसके अलावा सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है, यानी अधिगम अक्षमता का जो कारण नहीं है वो हमें बताना है। मंदबुद्धिता, एक शिक्षक की शिक्षण शैली, शैशव काल के समय दिमागी बुखार, जन्म से पहले माता द्वारा अल्कोहल यानी मदिरा का सेवन करना। क्या है दोस्तों सही आंसर? यानी अधिगम अक्षमता का कारण इनमें से नहीं हो सकता है वो हमें बताना है। तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 2, एक शिक्षण की शिक्षण शैली से किस प्रकार से होगा दोस्तों। तो ये सही है हमारा। इसके अलावा देखिए, मंदबुद्धि के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। शैशव काल के समय अगर उसे कोई दिमागी बुखार चढ़ा है तो किसी प्रकार की कमी रह सकती है। जन्म से पहले, गर्भावस्था के दौरान अगर माता के द्वारा अल्कोहल मदिरा का सेवन किया जाता है तो भी रह सकती है दोस्तों। तो हमारा इसलिए सही आंसर होगा 2 नंबर। एलेक्सिया का संबंध किससे है दोस्तों? पढ़ने की अक्षमता से, लिखने की अक्षमता से, सुनने की अक्षमता से, या फिर सीखने की अक्षमता से। एलेक्सिया जो एक अधिगम संबंधी समस्या है, आपको बताना है इसका संबंध किसके साथ में है। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 4, वो है सीखने की अक्षमता से। दोस्तों ये सारे टॉपिक आपको कराए जा चुके हैं। अगर अभी तक आपने साइकोलॉजी का सिलेबस पूरा नहीं किया है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा सभी वीडियोज़ का, SST का जो भी अपने द्वारा करवाया गया है। तो साइकोलॉजी का पूरा सिलेबस टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज उपलब्ध है, आप उसे देख करके सिलेबस पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ जो हमने कहा एलेक्सिया का संबंध किसके साथ में होता है? सीखने की अक्षमता से होता है। यदि कोई बालक है जो है वो 15 को 51 लिख देता है, या फिर 61 को देखिए 16 लिख देता है, इस प्रकार की अगर गलतियां करता है, 45 को 54 लिख दे, ध व ग में अंतर नहीं कर पाता, भ व मैं में नहीं कर पाए, यानी इस प्रकार की जो है समानताएं वो ढूंढ नहीं पाता है, उनमें अंतर नहीं कर पाता है, तो उसे क्या कहेंगे? उसमें कौन सा दोष है? उसमें निकट दृष्टि दोष है, उसमें मानसिक दोष है, उसमें मानसिक क्षय है, या फिर वो सीखने में अक्षम है दोस्तों। क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? तो चेक करिएगा दोस्तों, सही आंसर हमारा वो है नंबर 4, वो सीखने में कैसा माना जाएगा? अक्षम माना जाएगा। डिस्कैलकुलिया अधिगम संबंधी समस्या किससे संबंधित है दोस्तों? ये 4 ऑप्शन हमारे सामने है। डिस्कैलकुलिया जो अधिगम संबंधी समस्या है वो निम्न में से किससे संबंधित है? ये डिस्कैलकुलिया, डिस्प्रेक्सिया, और ये जो भी आपके क्वेश्चन हैं वो सारे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको ध्यान से अच्छे से याद करिएगा। पठन संबंधी है, लेखन पठन व बोलने में है, मौखिक अयोग्यता है, या फिर गणना संबंधी।
तो दोस्तों हमारा सही आंसर है वो है नंबर 4, वो गणना संबंधित है। यहाँ आप इसी से देख सकते थे, कैलकुलिया यानी कैलकुलेशन से संबंधित है ना, कैलकुलेशन यानी गणना से संबंधित है। पठन संबंधी जो समस्या है वो कहलाती है, क्या कहलाती है? प्रोजेरिया, डिमेंशिया, बुलिमिया या फिर डिसलेक्सिया, जिसको पढ़ने में दिक्कत होती है दोस्तों। क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 4, उसे हम कहते हैं डिसलेक्सिया। भाषा संप्रेषण में अगर किसी को कठिनाई है तो वो क्या कहलाएगी दोस्तों? भाषा के संप्रेषण में कठिनाई है तो वो कौन सी मानी जाएगी? डिस्फेजिया, डिस्थीमिया, डिस्मोरिया या फिर अफेजिया? क्या है दोस्तों सही आंसर? तो हमारा जो सही आंसर है दोस्तों वो है नंबर 4, वो कहलाती है अफेजिया। गतिक कौशल में शामिल नहीं है, आपको बताना है दोस्तों इनमें से जो 4 ऑप्शन है उनमें से गतिक कौशल में शामिल नहीं है दोस्तों। क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? पढ़ना, दौड़ना, लिखना या फिर गणना करना? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 2, दौड़ना। तो देखिएगा LSRW कहें या सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, गणना करना, ये सारे गति कौशल में आते हैं, लेकिन दौड़ना ये पढ़ने से संबंधित नहीं है, ये अपने जो अधिगम स्कूल वाला जो अधिगम है उससे नहीं मानते, इसलिए हमारा सही आंसर कौन सा होगा? दौड़ने वाला होगा दोस्तों। तो 2 नंबर जो है हमारा सही आंसर है। यहाँ हमें यही पूछा गया था कौन सा शामिल नहीं है। गतिक कौशलों में निर्योग्यता कहलाती है, अभी हमने गतिक कौशल के विषय में बात की थी, डिमेंशिया, डिस्प्रेक्सिया, अफेजिया या फिर डिस्कैल्कुलिया। अभी जिन गतिक कौशल की बात की थी उनसे संबंधित कोई निर्योग्यता है तो वो क्या कहलाएगी दोस्तों? डिमेंशिया, डिस्प्रेक्सिया, अफेजिया या फिर डिस्कैल्कुलिया? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 2, वो कहलाएगी डिस्प्रेक्सिया। बुलिमिया का संबंध किससे है दोस्तों? इस प्रश्न के विषय में अपने पहले किसी टेस्ट में भी बात कर चुके हैं। बुलिमिया का संबंध है किससे? गंभीर तनाव की समस्या से, कम आयु में वृद्धावस्था से, बोलने की समस्या से या फिर भोजन ग्रहण संबंधी समस्या से? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 4, भोजन ग्रहण संबंधी समस्या से संबंधित है। इसमें बच्चे को पता नहीं चलता है कि वो कितना खा गया है और कितना खा रहा है, वो खाता ही जाता है, तो सांड की तरह ना, इसलिए बुलिमिया कहते हैं इसको। भोजन ग्रहण संबंधी समस्या कौन सी होती है? बुलिमिया होती है। डिस्ग्राफिया का संबंध है, इनमें से आपको बताना है डिस्ग्राफिया का संबंध किससे है? गणना से, लेखन से, गंभीर तनाव संबंधी समस्या से या फिर पठन संबंधी समस्या से? क्या है दोस्तों सही आंसर? तो हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 2, लेखन संबंधी समस्या से। वैसे भी आप देखते हैं ग्राफ जो है वो लेखन से संबंधित होता है, तो इस प्रकार से भी आप इनको याद कर सकते हैं। तो डिस्ग्राफिया यानी लेखन संबंधी उसको कोई समस्या है तो वो इसमें आती है। गंभीर तनाव की अवस्था क्या कहलाएगी इनमें से? गंभीर तनाव की जो समस्या है वो डिस्प्रेक्सिया है, प्रोजेरिया है, डिस्थीमिया है या फिर डिस्ग्राफिया है दोस्तों? क्या है दोस्तों सही आंसर? ये तो है ही नहीं, अभी हमने देख भी लिया, ये भी देख लिया था, अब इन दोनों में से एक का चयन करना है अपने को। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 3, वो कहलाती है डिस्थीमिया। अपने आप को दूसरों से सुंदर समझना, लंबा और ताकतवर समझने की समस्या है। अब देखो ये तो समझने की बात है ना, है या नहीं वो तो एक अलग बात है, लेकिन अगर कोई समझ रहा है तो इसका मतलब उसके कोई ना कोई मानसिक बीमारी तो है ही है। जो अपने आप को दूसरों से सुंदर समझता है, लंबा समझता है, ताकतवर समझता है, तो ये उसकी एक समस्या है दोस्तों। कौन सी है? डिस्मोरिया है, प्रोजेरिया है, डिमेंशिया है या फिर डिस्थीमिया है? तो दोस्तों इनमें से कुछ चीज़ों का तो अपने को पता है जो नहीं हो सकती है, उसी अनुसार आपको आंसर निकालना था। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 1, उसे कहते हैं डिस्मोरिया, दिल मांगे मोर। ये देखो यहाँ पे है ना मोर, तो यहाँ से भी अपने ले सकते हैं। मोर मतलब ज़्यादा ही होता है, खुद को ज़्यादा ही समझता है। भोजन ग्रहण संबंधी समस्या क्या कहलाती है इनमें से? आई होप ये आंसर सभी का सही होगा। बुलिमिया है, यूलेक्सिया है, इटेक्सिया है या फिर मेटेक्सिया है? भोजन ग्रहण संबंधी समस्या क्या कहलाएगी इनमें से? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 1, वो कहलाती है बुलिमिया। अभी हमने बात भी की थी, इतना खाता है कि उसको पता ही नहीं चलता। कम आयु में वृद्ध दिखना, ये कौन सी समस्या है दोस्तों?
प्रोजेरिया है, एलेक्सिया है, ओल्डेक्सिया है, प्रिटोरेक्सिया है, कौन सी है दोस्तों? अगर कोई बालक जो है वो कम आयु में ही वृद्ध दिखाई दे रहा है तो वो कौन सी समस्या है दोस्तों? क्या है हमारा सही आंसर? तो चेक करिएगा दोस्तों, हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 1, वो कहलाएगी प्रोजेरिया। क्या कहलाती है दोस्तों? प्रोजेरिया। तर्क न कर पाना, स्मरण शक्ति का कमजोर होना, ये क्या है दोस्तों? तर्क नहीं कर पाने की क्षमता हो गई, स्मरण शक्ति कमजोर हो गई बच्चे की है, तो फिर कौन सा है? माइंडेक्सिया है, लोजेक्सिया है, मेमोरेक्सिया है, डिमेंशिया है? क्या है दोस्तों सही आंसर? तो वो है हमारा नंबर 4, उसे हम कहते हैं डिमेंशिया। ये एक परिभाषा है और आपको बताना है कि किसकी परिभाषा है ये। सीखने की प्रक्रिया में एक प्रमुख विशेषता पठार है और ये अवधि को व्यक्त करता है जब सीखने की क्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। सीखने के पठार के बारे में अपने पीछे पढ़ चुके हैं। स्किनर ने कहा, रोस ने कहा, नन ने कहा या फिर रूसो ने कहा था? किसने कहा था दोस्तों? ये जो परिभाषा है वो किसकी है? तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 2, ये रोस की परिभाषा है। किसकी है? रोस की है दोस्तों। इन्होंने क्या कहा कि सीखने की एक प्रोसेस है, उसी की एक विशेषता है पठार, यानी आएगा ही आएगा, और ये अवधि को व्यक्त करता है। ऐसी अवधि है, ऐसा ड्यूरेशन है जिसमें सीखने की क्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। जब हम इसको ग्राफ में व्यक्त करते हैं तो इस प्रकार से ये चलता है दोस्तों। ये यहाँ पर देखिएगा ठहराव हो गया, सिर्फ टाइम बढ़ रहा है लेकिन लर्निंग जो है वो कम हो रही है दोस्तों। टाइम तो जा रहा है लेकिन लर्निंग कितनी है? उतनी ही है दोस्तों, वहीं पर पड़ी है। सीखने में पठार तब आते हैं जब व्यक्ति सीखने की एक अवस्था तक पहुंच जाता है और दूसरी में प्रवेश करता है। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या होगा? यानी ये जो परिभाषा है वो किसकी दी गई है? थॉर्नडाइक के द्वारा दी गई है, वॉटसन के द्वारा दी गई है, जुड के द्वारा दी गई है, या फिर रेक्स व नाइट के द्वारा दी गई है? क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 4, रेक्स व नाइट के द्वारा दी गई है। सीखने की अवधि में पठार सामान्यतः कुछ दिनों, कुछ सप्ताहों या कुछ महीनों तक रहता है। अब आपको बताना है ये परिभाषा जो है वो किसकी दी गई है, किसके द्वारा दी गई है? सीखने की अवधि में पठार सामान्यतः कुछ दिनों तक रहता है, कुछ सप्ताहों तक या कुछ महीनों तक भी रह सकता है। यह कथन किसका है दोस्तों? सही आंसर हमारा वो है नंबर 2, इसे हम कहते हैं सोरेनसन की परिभाषा। ये सोरेनसन के द्वारा कहा गया है। डिसलेक्सिया की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है दोस्तों? आपको बताना है। वाचन परिशुद्धता, गति एवं बोध की समस्याएं, सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय, लिखने की धीमी गति, छपे हुए शब्दों को सीखने और याद करने की कठिनाइयां। आपको बताना है इनमें से डिसलेक्सिया की विशेषता कौन सी नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 2, ये नहीं है। कोई से भी लिखे उससे फर्क नहीं पड़ता, सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय से संबंधित नहीं है, बाकी ये हमारे बिल्कुल सही हैं दोस्तों। एक अधिगम विकलांगता जिसमें लिखावट में कठिनाई आती है वो क्या कहलाती है? जिसको लिखने में दिक्कत हो, अधिगम विकलांगता ही कहा गया है जिसमें लिखावट में कठिनाई आती है। डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, राइटेक्सिया, रोटेक्सिया, क्या होगा दोस्तों हमारा सही आंसर? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 1, डिस्ग्राफिया ही रहेगा। निम्न में से स्वलीनता के लक्षण हैं। स्वलीनता यानी अपने आप में ही रहना, ऑटिज्म जिसको अपने कह सकते हैं। स्वलीनता का लक्षण कौन सा है? कमजोर सामाजिक व्यवहार, रूढ़िबद्ध व्यवहार, कमजोर संप्रेषण। क्या होगा दोस्तों हमारा सही आंसर? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 4, ये सारी ही इसके लक्षण हैं, इसकी विशेषताएं हैं। किशोरावस्था की ऐसी आदत जिसमें खुद भूखे रहने की प्रवृत्ति होती है और ये विशेषता लड़कियों में होती है, कौन सी है दोस्तों? बुलिमिया है, स्वलीनता है, डाइटेक्सिया है, एनोरेक्सिया नर्वोसा है, कौन सी है दोस्तों? किशोरावस्था की आदत है जिसमें वो खुद ही भूखी रहती है लड़की। दोस्तों क्या है सही आंसर हमारा? वो है नंबर 4, इसे एनोरेक्सिया नर्वोसा कहते हैं। फ, व, म, न अक्षरों की ध्वनियों में अंतर न कर पाना अधिगम की समस्या है, कौन सी समस्या है दोस्तों? अवधान केंद्रण की, स्मृति की, प्रत्यक्षीकरण की या फिर सारी? तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 3, वो प्रत्यक्षीकरण की समस्या है।
मस्तिष्क की संरचना और कृत्यों में विभेद का परिणाम है। मस्तिष्क की संरचना और कृत्यों में विभेद का परिणाम है तनाव, डिसलेक्सिया, पिछड़ापन या फिर सारे ही हैं। क्या है दोस्तों सही आंसर हमारा? वो है नंबर 2। ये जो अधिगम निर्योग्यता वाली है ये मस्तिष्क की संरचना और कृत्यों में विभेद के कारण आती है। वर्तनी, वाचन और गणना में कठिनाई सामान्य बुद्धि विशेषता है। मतलब कोई बालक है उसको वर्तनी, वाचन और गणना में कठिनाई है और उसकी बुद्धि सामान्य है, ये कौन सी विशेषता है, किस बालक की है? अधिगम निर्योग्य बालक की, सामान्य अधिगम करता है कि मानसिक रूप से पिछड़े बालक की, या फिर अधिगम? ये 2 बार आ गया है ऑप्शन दोस्तों, इसको 3 ही मान लो। तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 4। अब गंगाधरी शक्तिमान है यानी 4 ही 1 है, तो इसी को मान लीजिएगा। अधिगम जो निर्योग्य बालक है उसकी विशेषता ये होती है। अगले प्रश्न को देखिएगा। सा को उसने वाज लिखा या वाज और सा में वो अंतर नहीं कर पाता है, तो ये कौन सा दोष है दोस्तों? रीजनिंग विकार है, निकट दृष्टि दोष है, डिसलेक्सिया है या डिसमेक्सिया है? तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 3, वो कहलाएगा डिसलेक्सिया। अधिगम निर्योग्यता है कैसी अवस्था है? चल अवस्था है, स्थिर अवस्था है, खतरनाक है या फिर सम्युक्ति? तो दोस्तों सही आंसर क्या है हमारा? वो है नंबर 2, ये एक स्थिर अवस्था है दोस्तों। ये आ जाए तो फिर रहती ही है, सब में नहीं होती है। ये देखो गलत बात है, खतरनाक उसको तो क्या कहें, ये भी नहीं है। तो सही आंसर हमारा ये वाला होगा। निम्न में से वाणी दोष नहीं है, इनमें से वाणी का दोष कौन सा नहीं है? ध्वनि परिवर्तन, अस्पष्ट उच्चारण, हकलाना, तुतलाना, तीव्र किंतु अस्पष्ट वाणी, धीमी या तेज गति से वाचन। तो दोस्तों वाणी दोष कौन सा है जिससे बोलने में, सुनने में, समझने में अस्पष्टता आए? वो होती है। तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 4, धीमी या तेज गति से वाचन। श्रवण की विकृति को अपने किस में मापते हैं दोस्तों? सुनने की जो विकृति है उसको हर्ट्ज में, डेसिबल में, वॉट में या फिर पाउंड में, किस में मापते हैं दोस्तों? क्या है हमारा सही आंसर? तो वो है नंबर 2, डेसिबल में मापते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना दोस्तों, ताकि उनको भी लाभ हो सके। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वालिटी एजुकेशन वीडियो केवल आपको यहीं पर मिलने वाले हैं। तो दोस्तों मिलते हैं कल फिर कुछ और नए प्रश्नों के साथ, कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।